क्वेश्चन नंबर 13 है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 ठा के अधीन वाद के अंतर्गत आता है, यानी कि प्लेंट के अंतर्गत आता है आवेदन, अपील, इजराय की कार्यवाही, पुनरीक्षण की कार्यवाही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन 14 देखते हैं, इस अधिनियम की धारा 5 जो विलंब को क्षमा करने से संबंधित है, किस पर लागू होती है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दावा और प्रतिदावा, आवेदन और अपील, इजराय की कार्यवाही, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 2, दावा, अपील और आवेदन, अपील और एप्लीकेशन पर लागू होती है सेक्शन 9। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर 15, धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो तो के प्रावधान किस पर लागू होते हैं? तो इसका आंसर है, सॉरी, इसके ऑप्शंस हैं वाद, सेकंड ऑप्शन आवेदन, थर्ड अपील और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ये सभी पर लागू होता है सेक्शन 4, सूट, एप्लीकेशन और अपील पर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंध किस पर लागू नहीं होते हैं? तो इसका इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन वाद, सेकंड इजराय, थर्ड चुनाव याचिका, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सेक्शन 4 सब पर लागू होती है और सेक्शन 5 लागू नहीं होती है। मियाद के बाहर हुए ऋण का उपचार न्यायालय द्वारा किस रीति से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं, धारा 5 के आवेदन द्वारा, ऑप्शन सेकंड प्रतिदावा, और थर्ड है मुजरा, फोर्थ है नया दावा और फिफ्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिमिटेशन के बाहर जो डेट होगा उसका रेमेडी कोर्ट द्वारा किस मैनर से लिया जा सकता है? तो इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद 18th क्वेश्चन है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक निर्योग्यता लीगल डिसेबिलिटी से संबंधित है पर लागू होती है? फर्स्ट ऑप्शन वाद और डिग्री का निष्पादन, अपील, दोनों एक व दो, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो सेक्शन 18 का ऑप्शन है वाद और डिग्री का निष्पादन, सेकंड है अपील, थर्ड है ये दोनों एक व दो और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, वाद और डिग्री के निष्पादन से संबंधित है ये, विधि सॉरी पर लागू होती है ये। उसके बाद है क्वेश्चन 19, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक नियोक्ता से संबंधित है पर लागू नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन है वाद और डिग्री का निष्पादन, अपील, थर्ड है दोनों एक व दो, फोर्थ है उपरोक्त में से क्यों नहीं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपील पर लागू ये नहीं होती है सेक्शन 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कहती है विधिक निर्योग्यता के अधीन आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अप्राप्त वय, सेकंड पागल, थर्ड जड़, फोर्थ दिवालिया अथवा अकिंचन, सजा याफ्ता, छठवां असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित, सातवां उपरोक्त 1, 2 व 3 और एर्थ उपरोक्त 4, 5 व 6। तो 20th का ऑप्शन है जो हमारे सेक्शन 6 में बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे जो कि ऑप्शन 7 हमें बता देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, उपरोक्त 1, 2 व 3। ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विधिक निर्योग्यता के अधीन नहीं आते हैं,
तो इसमें इसका ऑपोजिट बताना है। तो हम जैसे कि हमने देख लिया कि अप्राप्त वह पागल और जड़ तो आते ही हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। जैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि हम ये तो हम देख ही चुके हैं और उसके अलावा ये तीनों बचते हैं, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, परिसीमा के अभिवाक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1, दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से परिसीमा का अभित्यजन किया जा सकता है। ओके, तो ये तो गलत ही लग रहा है, तो ये तो क्रॉस कर देते हैं हम। एक पक्षकार द्वारा लिखित अभिवाक द्वारा परिसीमा का त्यजन किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड है, न्यायालय न्याय हित में अपनी विवेकानुसार परिसीमा की अवधि को नजरअंदाज कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सारे ऑप्शन ही गलत हैं और कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी कथन सही नहीं है इसमें। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, धारा 4 से 24 परिसीमा अधिनियम के अधीन विहित काल के पश्चात प्रत्येक वाद अपील या आवेदन को डैश कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं उठाई गई हो। फर्स्ट ऑप्शन है खारिज कर दिया जाएगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर निर्णय है। उस थर्ड है स्वीकार कर लिया जाएगा और फोर्थ है डिक्री कर दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा खारिज कर दिया जाएगा। अगर अपील को विहित काल के पश्चात किया जाता है तो खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाद अपील आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता हो जिस दिन न्यायालय बंद हो, तब वाद अपील या आवेदन को उस दिन संस्थित किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जिस दिन न्यायालय का नियमित पीठासीन अधिकारी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो। थर्ड ऑप्शन, संबंधित न्यायालय की अनुमति से किसी भी दिवस पर। फोर्थ ऑप्शन, अपीलीय न्यायालय की अनुमति से किसी भी दिवस पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। ये हमें ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देख सेक्शन 25 कहता है, इस अधिनियम की धारा 6 या 7 की कोई भी बात डैश को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन है 1, दाम्पत्यिक अधिकारों। सेकंड है शुफा अधिकारों। थर्ड है मौलिक अधिकारों और फोर्थ है सिविल अधिकारों। इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2, शुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती है। सेक्शन 26 है, जहां एक बार समय चलना आरंभ हो जाए वहां पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता है। सेकंड, रुक जाता है। थर्ड, न्यायालय के आदेश से रुक जाता है। फोर्थ, पक्षकारों की परस्पर सहमति से रुक जाता है। तो 26 का आंसर है नहीं रुकता है। कि ये सेक्शन 9 में बताया गया है लिमिटेशन एक्ट की। उसके बाद चलिए देखते हैं सेक्शन क्वेश्चन 27, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12(1) के अंतर्गत वह दिन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा जिस दिन विधिक निर्योग्यता समाप्त होती है। सेकंड ऑप्शन, जिससे परिसीमा अवधि प्रारंभ होती है। थर्ड, जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। फोर्थ ऑप्शन, जिससे परिसीमा अवधि समाप्त होती है। फिफ्थ, जिस दिन वाद हेतु उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर है जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। ये है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाजत या पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो, वह परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है अपवर्जित डैश अपवर्जित कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, कानूनी सलाह हेतु लिया गया अपेक्षित समय। सेकंड, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय। संबंधित
समस्त सरकारी दस्तावेज अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, उसको जो है अपवर्जित कर दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचाट के पास किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा में से उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे धारा 12(1), धारा 12(2), धारा 12(4), धारा 14(3). तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, धारा 12(4). इसमें ये बताया गया है कि प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है परिसीमा, क्वेश्चन नंबर 30, परिसीमा अधिनियम की धारा 12(2) में प्रयुक्त शब्दावली प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का क्या अर्थ है? फर्स्ट वास्तविक समय, सेकंड न्यूनतम समय, थर्ड अधिकतम समय, फोर्थ युक्तियुक्त समय। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है वास्तविक समय, ऑप्शन नंबर 1। पर सेक्शन 12(2) में जो प्रिस्क्राइब्ड अपेक्षित समय बताया गया है वो जो है वास्तविक समय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछा है, परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत उन दशाओं में से समय का अपवर्जन किया जाना उपबंधित किया गया है जहां अकिंचन के रूप में वाद लाने अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो? तो इसके ऑप्शन हैं धारा 12, धारा 13, धारा थर्ड, धारा 14, फोर्थ, धारा 15। इसका आंसर है धारा 13 में उन दशाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 32, क्वेश्चन 32, धारा 14 परिसीमा अधिनियम के तहत बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन होता है। इस धारा में उपबंधित अधिकारिता की कमी का आशय कौन सी अधिकारिता से है? सेक्शन 14 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन बताती है, और इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, आर्थिक, सेकंड प्रादेशिक, थर्ड विषय वस्तु से संबंधित, और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं, और फिफ्थ है 1 अथवा 2 अथवा 3। मतलब या तो ये या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो तीसरा होगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। के बाद है क्वेश्चन 33, इस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? फर्स्ट वाद, सेकंड डिक्री के निष्पादन, थर्ड अपील, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपील पर लागू नहीं होते हैं। वाद, डिक्री के सूट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और ये फोर्थ ऑप्शन तो अप्लाई नहीं हुआ, तो अपील पर लागू 15 सेक्शन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उसके बाद सेक्शन है क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है, मैं पूछा गया है कि परिसीमा 35 धारा 15 के अंतर्गत किन मामलों में समय का अपवर्जन उपबंधित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूचना की कालावधि, सेकंड पूर्व सम्मति की मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय, वह कालावधि जिसके द्वारा व्यादेश या आदेश द्वारा कार्यवाही रोक दी गई थी, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सेक्शन 15 में किन मामलों में पूछा गया, मतलब कौन से ये जो होंगे केसेस होंगे जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ टाइम दिया गया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि सूचना नोटिस की कालावधि, पीरियड ऑफ नोटिस, और जिसके प्री कंसेंट या प्री सैंक्शन लेने के लिए जो जो टाइम लगेगा उस वो भी अपवर्जित किया गया है,
और वह पीरियड जिसके दौरान इंजंक्शन या ऑर्डर द्वारा प्रोसीडिंग्स रोक दी गई थी, उस सब उसको भी अपवर्जित किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय के क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय प्रवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपास्त कराने हेतु कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती रही हो। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन 15(1), सेकंड सेक्शन 15(2), थर्ड सेक्शन 15(3) और फोर्थ सेक्शन 15(4). तो इसका आंसर है सेक्शन 15(4). सेक्शन 15(4) में बताता है कि in computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be executed. नंबर 36 है, वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब, फर्स्ट ऑप्शन, मृतक का विधिक प्रतिनिधि वाद संस्थित करने या आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समर्थ हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, मृतक के विधिक प्रतिनिधि का जन्म हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, वसीयत का या मुख्तियारनामा लागू कर किया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ये हमें सेक्शन 16 बताता है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, तो सेक्शन अगला सेक्शन है धारा 17 कपट या भूल के प्रभाव से संबंधित प्रावधान है। धारा 17 किस पर लागू नहीं होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वाद, सेकंड इजराय की कार्यवाही में प्रस्तुत आवेदन, थर्ड अपील, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो ये 17 जो सेक्शन है वो अपील पर लागू नहीं होती है, और वाद, इजराय की कार्यवाही में प्रस्तुत आवेदन और उस पर, इन दोनों पर लागू होती है और किसी पर लागू नहीं होती है। उसके बाद है अभिस्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। ऋण की अभिस्वीकृति की वैध शर्तें हैं। फर्स्ट ऑप्शन, संपत्ति या ऋण संबंधी दायित्व की स्वीकृति। सेकंड, वर्तमान में विद्यमान दायित्व की अभिस्वीकृति होनी चाहिए। थर्ड, अभिस्वीकृति का आशय स्पष्ट होना चाहिए, और उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वैध अभिस्वीकृति की यह आवश्यक शर्त नहीं है। लिखित में, फर्स्ट ऑप्शन लिखित में होना चाहिए, और सेकंड, संबंधित व्यक्ति स्वयं के द्वारा उसके हाथ से लिखी जानी चाहिए। थर्ड, संबंधित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। विहित काल के अवसान के पूर्व अभिस्वीकृति होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संबंधित व्यक्ति स्वयं के द्वारा उसके हाथ से लिखी जानी चाहिए, आवश्यक शर्त नहीं है। मतलब अगर उसने खुद से नहीं लिखी है, टाइप वगैरह है, तो भी वो लिखित में स्वीकृति, वैध स्वीकृति मानी जाएगी। 40 सेक्शन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम सब पढ़ते हैं सारे ऑप्शन। फर्स्ट, जो व्यक्ति दायित्वाधीन है उसके अभिकर्ता द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है। अभिकर्ता यानी एजेंट। लाइबल है जो उसका एजेंट एक्नॉलेज कर सकता है। सेकंड, विहित काल के अवसान के पश्चात अभिस्वीकृति करने से अभिस्वीकृति की तारीख से परिसीमा नहीं बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन, विहित काल के अवसान के पूर्व अभिस्वीकृति करने से अभिस्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल आरंभ हो जाता है। उसके बाद है फोर्थ, जो व्यक्ति दायित्वाधीन है उसके मित्र, रिश्तेदार, स्वामी या सेवक द्वारा अभिस्वीकृति की जा सकती है। तो क्लियरली ये सेक्शन ऑप्शन 4 ही राइट ऑप्शन है। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद 41 में, किसी चालू रहने वाली
कंटिन्यूइंग संविदा भंग या चालू रहने वाले अकृत्य की दशा में एक नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रति साल, प्रति मास, प्रति दिन, प्रति क्षण चलना प्रारंभ होता है जिसमें ऐसा भंग या अकृत्य चालू रहे। तो इस यहाँ पे क्लियरली हमें मालूम है कि सेक्शन 4 है, ऑप्शन 4 है, सॉरी। तो प्रति क्षण चलना प्रारंभ होता है जब कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। ओके, तो क्वेश्चन 42 है, सब लिखतें सारे इंस्ट्रूमेंट्स डैश को निर्दिष्ट करके लिखी गई समझी जाएंगी। पंचांग, राजस्थान सरकार कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर और भारत सरकार कैलेंडर। तो क्लियरली यहाँ पे हमें बताया गया है लिमिटेशन एक्ट में कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से जो है सारे कंप्यूट किए जाते हैं लिमिटेशंस। तो उसका 42 का ऑप्शन हो जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर।